खींचते हुए बोली, क्या करेगी? क्या बात करी थी उसे, जो मैं आज बताती हूँ। अब तो जब तक कमरे से बाहर नहीं आई कि जब तक निकुंज नहीं आता, और उन्होंने सुधा को कमरे में बंद कर दिया। सुधा अंदर चिल्लाने लगी, मुझे ऐसे बंद करने का मतलब यही है कि आप सबने गुस्सा ऐसा क्या है जो मुझे बता नहीं रहे। दरवाजा खोलो मम्मी, दरवाजा खोलो। लेकिन जानकी जी दरवाजा नहीं खोलती और सुधा कमरे में रोते रोते सो जाती है। इसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज तो निकुंज की पत्नी बनकर उसके घर आई थी। सुधा की नजर जब घूंघट में से घर पर गई तो घर बाहर से बिल्कुल एकदम दुल्हन की तरह सजा हुआ था। चारों तरफ से सुधा को हंसी ठिठोले की आवाजें आ रही थी। सुधा और निकुंज घर के द्वार पर पहुंचे तो निकुंज की मम्मी जानकी जी हाथ में आरती का थाली खड़ी थी। उन्होंने दोनों की आरती उतारते हुए सुधा को सीधे पैर से चावल के भरे कलश को अंदर की तरफ धकेलकर अंदर आने के लिए कहा तो सुधा ने उस चावल के कलश को उठाकर माथे से लगाया और उसे हाथ में लेकर जब अंदर आई तो सबने खूब ताली बजाई और सुधा की तारीफ की। वाह भाभी, क्या बहू लाई हो, बहुत प्यारी और संस्कारी भी। आज जानकी जी भी फूली नहीं थमा रही थी। कितनी अच्छी बहू घर में आई है। धीरे धीरे सभी रस्में पूरी की जा रही थी, लेकिन हर काम के लिए बस एक ही नाम पुकारा जा रहा था, काव्या। ओ काव्या, जरा वो कंगना खिलाने के लिए तैयार करके थाली करा। जैसे ही जानकी जी ने कहा, उनकी भाभी पीछे से बोली, तुम पागल हो दीदी, इसे सगन वाले काम मत करो। कितनी बार तो बोला है तुमसे। जानकी जी ने माथे में हाथ मारते हुए कहा, ओहो मैं तो भूल जाती हूँ, आदत पड़ गई ना हर काम इसे कहने की। अच्छा भाभी आप हो, नहीं तो ना जाने कितनी बार अपशगुन हो गया होता मेरे बेटे की शादी में। सुधा घूंघट में से उस चेहरे को देखना चाहती थी जिसे ये सब अपशगुन बोल रहे थे, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दे रहे थे। थोड़ी देर में एक छोटी सी बच्ची भागती हुई बोली, आप मेरी चाची हो ना, मैं आपका मुंह देख सकती हूँ क्या? जानकी जी ने उस बच्ची का हाथ पकड़ते हुए पीछे धकेलते हुए बोली, तुझे 1000 बार कहा है पूजा के काम के सामने मत आया कर, फिर क्यों अपनी मनोसक्रिया लेकर दिखाने आ जाती है तू? सुधा ने चाहा कि वो निकु से धीरे से पूछे कि वो बच्ची कौन है, लेकिन वो नहीं पूछ पाई। सभी रस्में पूरी होने के बाद सुधा को उसके कमरे में छोड़ दिया गया। सुधा अपनी ज्वेलरी उतारते हुए सोच रही थी, वो कौन है जिन्हें घर का हर काम करने की आजादी है लेकिन पूजा के काम नहीं, और वो छोटी सी प्यारी सी बच्ची कौन है? यहाँ कुछ तो मिस्ट्री है जो शायद हमें बताई नहीं गई है। तभी निकुंज आकर उसे पीछे से पकड़ता है तो काव्या जल्दी से पलट उसे पीछे धक्का देते हुए बोली, निकुंज ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि ये काव्या कौन है और वो बच्ची कौन है? निकुंज उसे टोलते हुए बोला, छोड़ो ना, जाने दो, उनके बारे में क्यों ही बात करनी है, हम अपना स्पेशल मोमेंट बर्बाद नहीं करते। निकुंज सुधा की तरफ कुछ कदम बढ़ा ही रहा था कि सुधा ने उसे रोकने का इशारा करते हुए फिर से पूछा, निकुंज पहले तो मुझे ये बताओ कि वो कौन है। जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे तब तक मैं तुम्हें एक कदम आगे नहीं बढ़ाने दूंगी। जब निकुंज को लगा कि ये बिना जाने कि वो कौन है माने के लिए, तो वो बोला, देखो मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन प्लीज इसका जिक्र तुम किसी से मत करना। सुधा हाँ में सिर हिलाते बोली, ठीक है नहीं करूंगी जिक्र, अब बताओ मुझे कि वो कौन है। निकुंज बोला, याद है जब हम तुम्हें देखने आए थे तो मम्मी ने बताया था कि एक बेटे के एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। सुधा ने सिर में हाँ में सिर हिला दिया था। निकुंज ने एक गहरी सांस लेकर बोला, ओ भाई मेरा शादीशुदा था, मम्मी ने ये छिपाया तुम लोगों से क्योंकि जब भैया की डेथ हुई तब भाभी प्रेग्नेंट थी और भैया की डेथ के बाद उन्हें एक बेटी हुई, तो मेरी मम्मी मतलब मेरी मम्मी की भाभी वो सुगुन अब सुगुन बहुत मानती है और मेरी मम्मी अपनी भाभी को बहुत मानती है, तो हमारी मम्मी ने मम्मी के दिमाग में ये बात डाल दी है कि जो लड़की है अब सुगनी है, इसलिए इसके आने से पहले मेरा भाई इस दुनिया से चला गया और इस वजह से ये अपने घर रहने लगती थी क्योंकि मम्मी ने इन्हें रखने से मना कर दिया था। और अब जब मेरी शादी की बात चली तो हमारे बुआ जी के कहने पर मम्मी को इन्हें बुलाना पड़ा, इसलिए इनसे कोई भी सुगुन का काम नहीं करवाया जा रहा है, बस घर के ये खाना सफाई और बाकी के अन्य काम देख रही है। सुधा ने कुछ की तरफ देखते बोली, और तुम्हें ये सब सही लग रहा है? उस बच्ची के साथ जो अन्याय हो रहा है वो ठीक है क्या? इस घर की बड़ी बहू के साथ जो हो रहा है वो भी ठीक लग रहा है तुम्हें? अच्छा एक बात बताओ, जब भैया की शादी हुई तो उनकी उम्र क्या थी और उनकी शादी को अभी कितने साल हुए हैं? मुझे अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालते हुए कहा, 22 साल। हाँ 22 साल के थे भैया जब उनकी शादी हुई, और अभी अगर वो जिंदा होते तो उनकी शादी को 6 साल हो रहे होते। सुधा अपनी सोच में डूबी बोली, और भाभी की उम्र क्या थी जब शादी हुई थी उनकी? उसने फिर थोड़ा सोचा, बोला, भाभी की उम्र 20 साल थी। हाँ ये भैया से 2 साल छोटी थी। सुधा ने अपने दिमाग पर जोर लाकर हिसाब लगाकर बोली, इसका मतलब भाभी अभी सिर्फ 28 की हैं और उनकी गोद में 4 साल की छोटी बच्ची भी है। यार निकुंज तुम्हारे घर की सोच समझ आई, लेकिन तुम तो पढ़े लिखे हो, तुमने क्यों भाभी का साथ नहीं दिया? निकुंज सुधा का मुंह अपनी तरफ करते बोला, देखो सुधा कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती तो हमें उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, और वैसे भी ये घर के बड़ों के बीच की बात है तो इसमें तुम और मैं बीच में ना ही पड़े तो अच्छा है, और तुम इसके बारे में ना किसी से कोई बात करोगी और ना ही कुछ जानने की कोशिश करोगी। निकुंज ने सुधा से सख्ती से अपनी बात कहते हुए उसे अपने गले लगा लिया। थोड़ी देर में निकुंज सो गया, लेकिन सुधा की आंखों में आज रात नींद नहीं थी। आज सुधा की आंखों में आने वाले दिनों के सपने होने चाहिए थे, लेकिन उसकी आंखों में काव्य से बात करने की उत्सुकता थी। आज रात सुधा के लिए कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई थी। शायद रात में उसने कई बार सोचा कि वो कमरे से बाहर जाकर काव्या को ढूंढे, लेकिन वो कैसे ढूंढेगी क्योंकि उसने तो अभी तक काव्य की एक झलक भी नहीं देखी थी। उसके सोचते सोचते सुबह हुई और सुधा नहा धोकर तैयार हुई। वो तो इंतजार कर रही थी कि क्या उसे कोई बाहर लेकर जाए और वो काव्य को देख सके। थोड़ी देर बाद उसकी नजर सालू आई और बोली, अरे क्या बात है भाभी, आप तो पहले से ही तैयार खड़ी हैं, चलिए फिर अपनी रसोई की रस्म के लिए। सुधा उसके साथ अपने कमरे से बाहर निकलती काव्य को तलाशने लगी, लोगों को देखने लगी, हर एक महिला भी वो काव्य को देख रही थी। सालू ने उसे रसोई में ले जाकर खड़ा किया और बोली, भाभी यहाँ खीर का सारा सामान रखा है, आप बना दो, मैं नहीं हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो बता देना मुझे। और सालू वहीं रसोई में खड़े होकर अपना फोन चलाने लगी।
थोड़ी ही देर में सालों का लड़का भागता हुआ आया और जबरदस्ती वहां से लेकर चला गया। सुधा ने खीर बनानी शुरू कर दी। वो खीर बना ही रही थी कि उसको एहसास हुआ यहाँ कोई आया है, तो उसने और चुपचाप एक गिलास उठाकर पानी पी लिया और अपनी बेटी को लेकर वहां से जाने लगी। तो सुधा पीछे से बोली, काव्या दीदी। वो औरत पलटी और हंसकर बोली, अरे भाभी, क्या आप ही में काव्या आई निकुंज की मामी की बहू? सुधा दुखी चेहरे बनाकर बोली, ओह अच्छा। और सुधा वापस खीर बनाने में लगी। सामने ने आकर पूछा, भाभी खीर बन गई? सुधा बोली, हाँ दीदी, वो मैंने कटोरे में भी खीर कर दी है, चलिए अब सबको देते हैं। सामने ने हंसते हुए ट्रे को रसोई से बाहर निकाल ली और सुधा उसके हाथ में खीर दे रही थी। जब सबको खीर देगी तो सुधा ने सारू से पूछा, दीदी हमने सबको खीर दे दी ना, कोई बचा तो नहीं है? सारू ने कटोरी उठाते बोली, हाँ भाभी सबको दे दी है, अब कोई नहीं बचा सिवाय पति देव के, जाओ उसे उठाओ और उसे भी खीर खिला दो। सुधा रसोई में जाकर खीर निकालने लगी तो एक छोटी सी लड़की पीछे से आकर बोली, मुझे भी थोड़ी खीर दे दो ना, मुझे भी भूख लगी है। सुधा ने उस लड़की की तरफ देखा और नीचे बैठे उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बच्चा? वो लड़की कुछ होते हुए पूरे जोश के साथ बोली, खुशी। सुधा की तरफ देखते बोली, तो खुशी इतनी दुखी क्यों है? खुशी उदास चेहरे के साथ बोली, वो मुझे भूख लगी है ना इसलिए। सुधा जल्दी से खड़े होते बोली, अच्छा प्यारी सी गुड़िया को भूख लगी है तो मैं अभी तुम्हें खीर देती हूँ। और सुधा जैसे ही खीर कटोरी में रखने लगी तो वहां पर कोई औरत आई और खुशी को उठाकर वहां से ले गई। सुधा जैसे ही खीर की कटोरी लेकर पीछे बढ़ी तो खुशी गायब थी। उसने रसोई में चारों तरफ नजर घुमाई लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं दी। तो सुधा निराश होकर वहां से अपने कमरे में खीर लेकर चली गई। एक दो दिन बाद सभी रिश्तेदार चले गए। सुधा ने अब घर में काम करना भी शुरू कर दिया था। सुधा काम करते करते इधर उधर नजर घुमाती लेकिन उसे काव्या कहीं नहीं दिखती। अब उसके लिए काव्या एक पहेली बन गई थी। सुधा से मिलकर उसे जानना था, उसे बातें करनी थी, लेकिन कैसे वो उसे समझ नहीं आ रहा था। एक दिन जानकी जी और सुधा एक साथ बैठे थे। उस दिन सुधा को मौका मिला अपनी सास से काव्या के बारे में पूछने का और सुधा अपनी सास से बोली, मम्मी जी एक बात पूछूं आपसे, आप मुझे सही सही बताओगी? जानकी जी ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ पूछना बेटा, क्या पूछना चाहती हो? सुधा अपनी सास के चेहरे की तरफ देखते बोली, मम्मी जी अब मैं शादी करके इस घर में आई थी, तब करना वाला थाल लाने के लिए आपने किसी को कहा था जिसके लिए मम्मी जी ने मना कर दिया था। वो लड़की कौन थी? क्योंकि आपने मुझे सबसे मिलवाया सिवाय उसके। सुधा की बात सुनते ही ऐसा लगा जैसे मानो जानकी जी के ऊपर किसी ने खोलता हुआ तेल डाल दिया हो। वो कुछ इस तरह दिखलाते बोली, सुधा अपने काम से काम रखो, फालतू बातों में नहीं, कोई जरूरत नहीं है तुम पढ़ने की, किसी के बारे में वो नहीं जानने की। सुधा को जानकी जी का वो बर्ताव कुछ हजम नहीं हो रहा था, इसलिए उसने दोबारा पूछा, मैंने ऐसा क्या पूछ लिया जिससे आप इतना गुस्सा हो गए? क्या मम्मी जी कुछ ऐसा है इस घर के बारे में जो मुझे नहीं पता है? जानकी सुधा की आंख को बड़ी करके चिल्लाते बोली, ऐसा कुछ नहीं है और अपने काम से काम रखो, समझी? और आज के बाद मुझे ऐसी कोई बात इस घर में नहीं चाहिए। जानकी जी की बात समझाकर अब काव्य के बारे में जानने की सुधा की लालसा और भी बढ़ गई थी और अब वो आगे जाना चाहती थी आखिर ऐसा क्या है जो उसे पता होना चाहिए, लेकिन पता नहीं। सुधा को सोचते हुए अपने ससुर सोहन लाल जी के पास गई, उनसे पूछने लगी, पापा जी आपको काव्य के बारे में कुछ पता है क्या? मम्मी जी से पूछा था, उन्होंने तो मुझे डांट दिया। उल्टा काव्य का नाम सुनते ही सोहन लाल जी रोने लगे और वो कुछ कहना चाहते थे लेकिन चेहरे पर लकवा होने के कारण वो कुछ नहीं कह पा रहे थे। सुधा उनसे आगे कुछ पूछती उससे पहले वहां जानकी जी आई, सुधा का हाथ पकड़कर वहां से बाहर लेकर गई और सुधा को घूरकर देखते हुए बोली, मैंने तुझसे कहा ना तुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं है, फिर क्यों तू उन्हें परेशान कर रही है? क्या जानना है और क्यों जानना है? जब हम भी किसी बारे में बात नहीं करना चाहते तो खुद को क्यों वो भी जासूस समझ रही है? जानकी जी सुधा को पकड़ते बोली, अगर तूने इस मरोसमा बेटे की बात दोबारा की तो अच्छा नहीं होगा। देख आखिरी बार समझा रही हूँ तुझे, अगर आज कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे ना? अब जा और छत से कपड़े लेकर आ। सुधा अपनी सास को घूरते हुए छत पर कपड़े लेने चली गई। छत पर वो रस्सी से कपड़े उतार रही थी कि उसकी नजर बराबर वाली छत पर गई। वहां एक आंटी कपड़े सुखा रही थी। सुधा उनकी छत के पास जाकर उन्हें आवाज लगाती बोली, आंटी जी प्लीज सुनिए। आंटी ने पीछे मुड़कर देखा तो सुधा थी। सुधा को देखकर बोली, अरे बेटा इतना धीरे क्यों बोल रही हो? सुधा ने धीरे से उन्हें पास आने का इशारा किया तो सुधा के पास आई, बोली, बोलना बेटा क्या हुआ? सुधा बोली, आंटी जी क्या है ना, वो मम्मी जी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, इसलिए धीरे बोले। आंटी जी मुझे कुछ पूछना है आपसे, प्लीज आप मुझे सच सच बताना। आंटी जी हंसते बोली, हाँ पूछना बेटा क्या बात है? सुधा ने इधर उधर देखा और बोली, आंटी जी ये काव्य कौन है? काव्य का नाम सुनते ही आंटी जी चौंकी। बोली, तुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है? सुधा ने जान बनते हुए कहा, नहीं बस शादी में नाम सुना था और फिर मिली नहीं। और जब मम्मी जी से उसके बारे में पूछा तो मम्मी जी मेरे ऊपर चिल्लाने लगी। आंटी जी आप बताइए ना कि काव्य कौन है और इस घर में उसका क्या कनेक्शन है? आंटी जी ने इधर उधर देखा और सुधा को थोड़ा पास जाते हुए बोली, देख मेरा नाम मत लेना, मैं तुझे बताती हूँ। वो क्या है ना, निकुंज का बड़ा भाई सोहिल था और उसके आगे आंटी कुछ बता दी। सुधा के पीछे देखा तो हल्की बकी रह गई और सुधा को जाने का इशारा करने लगी, लेकिन सुधा उसके साथ नहीं समझी और बोलने लगी, आंटी आप चुप हो गई, बोलो ना। आंटी ने सुधा के पीछे देखा और अपने कपड़ों का नीचे चली गई। सुधा ने आवाज देती रही। अचानक से किसी ने सुधा की चोटी पकड़ी तो सुधा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके साथ जानकी जी खड़ी थी। सुधा ने अपनी चोटी साथ से छुड़ाई और सारे कपड़े लेकर नीचे भागी। नीचे जाकर जानकी सुधा पर चिल्लाई, क्या कर रही थी, क्या बात कर रही थी उसे? तुझे मैं आज बताती हूँ, अब तू जब तक कमरे से बाहर नहीं आएगी जब तक निकुंज नहीं आ जाता। और उन्होंने सुधा को कमरे में बंद कर दिया। सुधा अंदर से चिल्लाने लगी, मुझे ऐसे बंद करने का मतलब ये है कि आप सुनिए कुछ तो ऐसा क्या है मम्मी जी जो मुझे बता नहीं रहे हो, दरवाजा खोलो। लेकिन जानकी जी दरवाजा नहीं खोलती और सुधा कमरे में रोते रोते सो जाती है। सामने निकुंज वापस आया तो जानकी जी ने गुस्से में उससे कहा, निकुंज तूने अपनी पत्नी को समझाया नहीं था कि घर के मामले में ज्यादा ना पड़े, और इसे काव्य के बारे में कैसे पता चल गया? और ये बना प्रमाण से छत पर भी बात करी थी।
मेरी को घबरा कर बोला, मम्मी मैंने इसे बोला था घर के मामले में ना बोले और इसने हमें सिर भी ला दिया था। मुझे नहीं पता फिर से इसको ये सब क्यों जानना है। अभी कहाँ है मम्मी? ये जानकी जी ने निकुंज के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे कमरे में बंद क्या है मेरे से? जाकर उसे समझा कि अपनी जिद छोड़ दे, नहीं तो अपने घर का रास्ता देख ले। निकुंज अपने कमरे की तरफ गया और कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर से बंद कर दिया और सुधा की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोला, सुधा बंद कर दिया और सुधा की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें काव्य के बारे में जानना होता है क्यों किसी बड़े में पढ़ रही हो तुम? सुधा ने निकुंज की आंखों में आंखें मिलाते हुए कहा, अगर कुछ गलत नहीं है तो तुम लोग इतना चिढ़ क्यों रहे हो काव्य के बारे में पूछने पर? निकुंज सुधा के बाद पीछे से पकड़कर उसका मुंह दूसरे हाथ से खींचते हुए कहता है, अगर आज के बाद तूने काव्य का जिक्र भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुधा अपने दोनों हाथों से पूरा जोर लगाकर निकुंज को धक्का दे देती है जिससे निकुंज बेड पर जाकर गिर जाता है। सुधा की इस हरकत पर निकुंज को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने बैट उठाकर जैसे उसे मारने चला, सुधा ने उसकी बैट पकड़कर बोली, ये अगर तुम्हारे पर पड़ी तो कैसा लगेगा और मैं ऐसा कर भी सकती हूँ, समझे? तुम उसे जरा संभल कर रहना। निकुंज सुधा को बोलते बोला, तू मुझे मारे, तेरी औकात ऐसे तो थप्पड़ से बेहोश हो जाएगी। अपने बाप के घर से यही सीख कर आई है अपने पति पर हाथ उठाना। सुधा ने निकुंज को बोलते हुए जवाब दिया, तुमने अपने माँ बाप से औरतों पर हाथ उठाना सीखा है ना? और रही बात काव्य की तो उसे तो मैं उसका हक दिलाकर रहूंगी चाहे जो हो जाए। उसे मासूम और कम उनके होने पर तुम लोगों ने जो फायदा उठाया ना, तुम देखना मैं क्या करती हूँ। सुधा निकुंज की तरफ देखकर बोली, जस्ट वेट एंड वॉच मिस्टर निकुंज। तभी दरवाजे की घंटी बजी और सुधा की चीखने की आवाज आई, तू यहाँ क्यों आई और तुम लोग इसके साथ कैसे? अपनी मम्मी की आवाज सुनकर निकुंज बाहर की तरफ जाने लगा तो सुधा ने कहा, जाओ जाओ बाहर जाओ, अब देखो क्या होता है। निकुंज ने बाहर जाकर देखा तो काव्य अपनी बेटी के साथ वहां खड़ी थी और साथ में सुधा के मम्मी पापा और भाई भाभी भी थे। निकुंज चौंक कर बोला, अरे आप सब इनके साथ कैसे? सुधा पीछे से आई बोली, मैंने अपने मम्मी पापा को बोला था काव्य को यहाँ लेकर आने के लिए। अब आप सब सोचोगे मुझे काव्य के मालिक का पता कैसे चला? तो मम्मी जी और निकुंज सुनो, मम्मी जी जब सुबह आप ना आ रही थी तो मैंने आपके फोन से काव्य दीदी का नंबर ले लिया था। मैंने सोचा था मैं इन्हें खुद लेने जाऊंगी लेकिन फिर आपने मुझे कमरे में बंद कर दिया तो मैंने अपने पापा से सारी बात बताकर उन्हें दीदी को यहाँ लेकर आने के लिए कहा। सुधा आ गई और काव्य को पकड़कर अंदर बोल में लाई और बोली, दीदी आपकी मैं सारी बात सुनना चाहती हूँ, या मुझे कोई कुछ नहीं बताना है। काव्य सबकी तरफ देखती है और घबरा जाती है और अपना मुंह नीचे करके बैठ जाती है। सुधा काव्य पर बहुत जोर डालती है तो काव्य बताती है, सुधा मैंने और सोहेल ने लव मैरिज की थी तब मैं बस 21 की थी। सोहेल और मैं एक जगह ट्यूशन पढ़ते थे, बस वहीं मिले थे और हम दोनों को जिससे प्यार हो गया था। पहले तो मेरे घर और यहाँ पर कोई माना नहीं, फिर 6 महीने बाद यहाँ से सब हमें लेने आ गए। जब भी कुछ भैया बाहर पढ़ाई करने गए थे तो फिर यहाँ पे आने के बाद हम दोनों में लड़ाइयाँ होने लगी। फिर शादी के 1 साल बाद मैं प्रेग्नेंट हुई और उसी बीच मेरी बहन की शादी भी थी। मैं अपने घर जाना चाहती थी 1 हफ्ते पहले, ये सब मना करते रहे और फिर अचानक उन्होंने मुझे जाने के लिए बोल दिया, वो भी 1 सप्ताह के लिए, और मैं घर से चली गई। घर जाने के 3 दिन बाद मुझे पता चला सोहेल सीढ़ियों से गिर गए हैं और हॉस्पिटल में एडमिट है। और जब मैं वहाँ पहुंचती हूँ तो मुझे पता चला कि वो घर पर लड़ाई हुई थी। सानू दीदी भी आई हुई थी। तब सानू दीदी मम्मी और सोहेल की लड़ाई हुई तो सोहेल ने मुझे तलाक देने से मना कर दिया था और फिर उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और 2 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद ये सब मेरे साथ 13 दिन तक ये सब सहा और फिर इन सबने मुझे लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मेरा डिलीवरी का समय आ गया और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और जब यहाँ सबको पता चला मुझे लड़की हुई है तो मेरे मम्मी से कहा गया कि अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाओ, ये हमारे लिए मनुष्य है। मेरी बेटी को खा गई होने से पहले लड़की ने अपने बाप को देख लिया, ये दोनों मनुष्य हमारे लिए। और इस दुख मेरे पापा दुनिया से चले गए और यहाँ पापा जी को लकवा पड़ गया और बोलते बोलते काव्य रोने लगी। वहाँ खड़े हर इंसान की आंखों में आंसू थे सिवाय सुधा के ससुराल वालों के। सुधा ने अपनी सास की तरफ खोलकर देखा तो वो गुस्से में आंख लाल करते बोली, हाँ मनुष्य है और इसे मैं अपने घर में नहीं रहने दूंगी। सुधा उठकर अपनी सास के पास गई और अपना फोन दिखाती बोली, आपको काव्य दीदी का हिस्सा तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये वीडियो मैं अभी सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकती हूँ। बस एक उंगली टच करने की देर है, बताओ करूँ अभी? निकुंज भागकर सुधा के पास आया। वो बस सुधा का फोन छीनने वाला था कि सुधा के भाई ने आकर निकुंज का हाथ पकड़ लिया और बोला, कोशिश भी मत करना क्योंकि ये वीडियो हमारे पास भी है और हो सकता है सजा दोगुनी हो जाए। अब या तो आपसे समझौते से काव्य दीदी और उनकी बेटी को इनका हिस्सा दो, नहीं तो चलो कोर्ट में इन्हें इनका हिस्सा दिलवाएंगे हम। अब सोच लो। निकुंज अपना हाथ नीचे कर लेता है और अपनी मम्मी को देखने लगता है। उसकी मम्मी भी नजर नीचे करके खड़ी थी। पुलिस के डर से मानो कुछ और जानकी जी डर गए थे। उन्हें पता भी नहीं था कि जिस लड़की को देखकर ये लोग इतना खुश हो रहे थे वही एक दिन इन सब की खाट खड़ी करेगी। लेकिन उसने जानकी जी और सानू के साथ मिलकर अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा उन दोनों को काव्य को मिल गया और आधा हिस्सा सुधा अपने नाम करवाया। और उसने क्या कर जानकी जी को अपना आंसर में भिजवा दिया और सूची की देखभाल खुद करने लगी। सानू का भी घर आना जाना कम हो गया। काव्य की बेटी का अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया और काव्य भी कहीं जॉब करने लगी। सुधा की सूझबूझ ने काव्य को इंसाफ दिलवा दिया था। तो दोस्तों आप सबको सुधा का फैसला